मम्मी से इसने हया का मोबाइल नंबर भी ईमेल एड्रेस के साथ ही लिया था। मम्मी का हया से कोई ख़ास रबता तो नहीं था। बस एक बार फातिमा मम्मी ने हया के नंबर से कॉल की थी तो नंबर आ गया। इसने चंद लम्हे सोचा, फिर अपने लैंडलाइन से इसका मोबाइल नंबर डायल किया। ये सरकारी फ़ोन था, इसका नंबर किसी CLI पे नहीं आता था, बस प्राइवेट नंबर लिखा आता था। आवाज़ बदलना कभी भी इसके लिए मसला नहीं रहा था। इनको इस चीज़ की बहुत अच्छी तरबियत दी जाती थी, मगर सिर्फ आवाज़ बदलने में गलती का पकड़े जाने का एहतमाल काफ़ी ज़्यादा था। इसलिए इसने वॉइस चेंजिंग एप्लीकेशन भी ऑन कर दी। ये खुदकार इंतज़ाम इसके लबों से निकले हर लफ्ज़ को सेकंड के 10वें हिस्से बाद हया की समायत तक एक मुख्तलिफ मर्दाना आवाज़ में पहुँचाता था। जब वह इससे मुखातिब हुआ तो इसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, खूबसूरत मगर मध्यम सा गंभीरपन लिए। सोफ़े पे नीम दराज हुए वो बहुत इत्मीनान से ऐसी बातें कर रहा था जो इस लड़की को चुमकान देने के लिए काफ़ी थी। वीडियो हटाने का वादा लेकर इसने वही बात की जो साइबर क्राइम वाले भी लाजमन कहते हैं, हमारे ऑफिस आकर बाकायदा रिपोर्ट करें। इस बात पे वो बाकायदा सटपटा गई और फिर जल्दी से फ़ोन बंद किया। जहान ने कदरे चंबे से रिसीवर को देखा। वो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी? शायद मसला संगीन था, इसे वो वीडियो देख लेनी चाहिए। करीबन 10 मिनट बाद वह इस वीडियो को अपने लैपटॉप पे खोल रहा था। जैसे ही सफ़ा लोड हुआ और ऊपर वीडियो का नाम जगमगाया, वो एकदम चौंक कर सीधा हुआ। जैसे जैसे वो वीडियो चलती जा रही थी, इसके चेहरे के तासुरात सख्त होते गए, पेशानी की रगें तन गई और आंखों में शदीद गुस्सा दर आया। ये था इसके मामू का इज्जतदार ख़ानदान, फरकान मामू और सलमान मामू की इज्जत और असमत वाली बेटियां। वो मुकम्मल तौर पर जनाना फंक्शन नहीं था। इसे पीछे पसे मंजर में वेटर्स और डीजे भी नज़र आ रहे थे। वो भी तो मर्द ही थे, इनसे कोई पर्दा नहीं, कोई शर्म लिहाज नहीं। कैसे लोग थे ये क्या हो गया था पाकिस्तान को? दुख, तैश, इस्तजाब, एकदम वो बहुत अपसेट हो गया था। वो बेहद गुस्से से इसने लैपटॉप बंद किया और उठकर कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। जेल में गुजरे वो 1 माह और 10 दिन इसके अंदर बहुत तलखी भर गए थे और वो कि इस तलखी को दबा गया था मगर ख़त्म नहीं कर पाया था। और दबाने और ख़त्म करने में खलीज भर फ़र्क होता है। इसे इतना गुस्सा तो इस लड़की को इस गाड़ी में बैठते देखकर नहीं आया था जिसना इस वाहियात वीडियो को देखकर आ रहा था। ये लड़की इस जैसे आदमी के साथ तो कभी खुश नहीं रह सकती। वो ये नहीं कर रहा था कि बहुत बाकरदार और अच्छा था, बस वो दोनों दो मुख्तलिफ तरीक़ों से परवान चढ़ने वाले दो मुख्तलिफ इंसान थे, दरिया के दो किनारे। अब तो मम्मी की खुशी के लिए भी इस लड़की से बाकायदा शादी नहीं करना चाहता था। इसे पछतावा हुआ कि इसने मेजर अहमद यानी अपना नाम क्यों बताया। बहरहाल वो इस गलती को कवर कर लेगा। वो इसे मालूम नहीं होने देगा कि वही मेजर अहमद है। ये बाद की बात थी। अभी मसला इसके स्कॉलरशिप का था। जब ये तय था कि वो उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो फिर वो क्यों अगले 5 माह इस्तांबुल इसके लिए हलकान हुआ। मम्मी का ख्याल था कि वो आएगी तो इनके पास रहेगी। इस सूरत में वो तो और मसला होगा कि वो इस्तांबुल में 2 शनाख्तों के साथ रह रहा था। कभी जंगीर में रहना पड़ता तो कभी बबोकदा में। अगर वो 2 दिन भी इसके घर रही तो जान जाएगी कि इसकी सरगर्मियाँ मशकूक हैं। ऐसे में इसके लिए खुद को छुपा कर रखना मुश्किल हो जाएगा। और अब जबकि इसे ज़िंदगी में शामिल नहीं करना तो फिर राजों में भी नहीं शरीक करना। वो बार बार यही सोचे जा रहा था। इनके यहाँ काम करने के 2 तरीके बताए जाते थे, बिल वास्ता और बिला वास्ता। बिला वास्ता तरीका वो अमूमन पहले इस्तेमाल करता था। अगर वो नाकाम हो जाए तो फिर बिला वास्ता तरीका चुना जाता था। फ़िलहाल वो यही चाहता था कि किसी तरह वो लड़की तुर्की ना आए। इसकी वजह इसने अपने आप को यही बताई कि वो ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दूसरी ज़िंदगी में कोई गड़बड़ करने से बचाने के लिए कर रहा है। वो आएगी, फिर वो इससे मिलेगी, इससे उम्मीदें वाबस्ता कर लेगी या शायद वो तलाक लेना चाहे। इस सूरत में मम्मी हर्ट होगी। उफ, इन सारे मसलों से बचने का एक ही तरीका था, कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो रुक जाए और इस्तांबुल जाने का प्रोग्राम मनसूख कर दे। हमाद आजकल ऑफिशियल काम में इसकी मदद करवा रहा था। वो अपने एक्सीडेंट के बाद लंबी छुट्टी पे था, इसलिए बआसानी इसके साथ काम कर सकता था। इसने हमाद से मदद लेने का सोचा। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, वरना मेरा ज़ाती ख्याल है कि वह तुर्की पढ़ने जा रही है, तुम्हारी निगरानी करने नहीं। इस कभी भी तुम्हारी सरगर्मियों पे शक नहीं होगा। तुम हर चीज़ ठीक से संभालना जानते हो। असल बात यह है कि तुम वहाँ इसे अपने करीब नहीं देखना चाहते। तुम्हें डर है कि कहीं तुम इससे मोहब्बत ना करने लग जाओ और इस सूरत में तुम्हें अपने मामों के सामने हारना पड़े। तुम्हारा दिल इस रिश्ते को रखने पर राज़ी नहीं है।
मगर दिमाग जो आज भी अपने मामों से इंतकाम लेने का ख्वाहिशमंद है, ख्वाहिश है कि कहीं दिल के जज्बात अना पे हावी ना हो जाएं। फिर भी मैं जो कर सका करूँगा। हमाद ने बहुत इत्मीनान से कहा था। जहान खफगी से सर झटक कर आ गया, जैसे इसे सच सुनकर बुरा लगा हो। बहरहाल वजह जो भी है, वो पाकिस्तान से रवानगी से कबल इस दर्द सर से छुटकारा चाहता था। दूसरी तरफ इसने वो वीडियोस इंटरनेट पे डालने वाले को भी ट्रेस कर लिया था। वो वही मूवी मेकर था जो मेहंदी की तकरीब की वीडियो बनाने वहाँ गया था, और वहाँ ये काम इसने अपने मोबाइल के कैमरे के ज़रिए एक वेटर से लिया था। इसने अपनी एजेंसी के साइबर क्राइम सेल वालों के हवाले इस आदमी को कर दिया था, और इसने जिस चीज़ को वो वीडियो दी थी वो भी निकलवा ली थी। फिर भी अगर इंटरनेट पर से किसी से इसे वीडियो कंप्यूटर में सेव कर लिया होगा तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। कहीं ना कहीं तो वो वीडियो ज़रूर होगी, सारी दुनिया से तो वो निकलवा नहीं सकता था। बहरहाल इसने इस मूवी मेकर के अकाउंट को अपनी दस्तरक में ले लिया था। वीडियो इसने हटाई नहीं कि हटाने की सूरत में वो लड़की कभी इससे मिलने ना आती, मगर इसका सफ़ा ब्लॉक ज़रूर कर दिया, यूं कि इसके मामू के घर के सेक्टर के अलावा वो मुल्क में कहीं भी नहीं देखी जा सकती थी। इसे पूरा यकीन था कि अपनी वीडियो हटवाने के लिए वह इसके पास ज़रूर आएगी। अगले रोज़ इसको हमाद के साथ 4-5 घंटे सड़क पर मैडम सेकंड सेक्रेटरी के इंतज़ार में गुजारने थे। वो एक ऐसी मरकज़ी शाहरा थी जहाँ हर पल रश होता था। इसे मधोम सी उम्मीद थी कि शायद वो भी यहाँ से गुजरे। वो अमूमन हर वक्त बाहर निकली हुई होती है। वो घर में बैठने वाली लड़कियों में से नहीं थी। इस सड़क पर तो नहीं, मगर करीब की एक जैली सड़क पर वो ट्रैफिक जाम में ज़रूर फंसी हुई थी। जहान और हमाद का आज काम भी नहीं हो सका था, तो इसने सोचा ये वो दूसरा काम ही निपटा दे। पाकिस्तान में इसने औरतों को अगर किसी शय से बहुत डरते देखा था तो वो ख्वाजा असरा की बद्दुआ थी। बिलखसूस सफ़र से पहले अगर कोई ख्वाजा असरा बद्दुआ दे दे तो इस बदशगुनी के बाद लोग सफ़र तर्क कर दिया करते थे। वह इस वक्त बद्दुआ के इस असल को भूल जाया करते थे कि बद्दुआ चाहे नेक आदमी दे या फासिक, चाहे माजूर शख्स दे या सेहतमंद, वो तब तक आपको नहीं लग सकती जब तक आप इसके अहल ना हो, और अगर आप इसके अहल ना हो तो वो देने वाले पे पलट आती है। मगर इसे उम्मीद थी कि इसकी बीवी भी इन्हीं ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोगों से ही होगी जो ख्वाजा असरा की बद्दुआ से डरते थे। वो सिर्फ 5 मिनट इस काम के लिए निकाल सकता था। इसे वापस जाकर रिपोर्ट करनी थी, मगर जब इन दोनों ने इसे मतवज्जा किया तो वे एकदम से इतने गुस्से में आ गई कि इनकी कोई बात ही नहीं सुनी। हमाद तो जाने कौन सी बातें लेकर बैठ गया, मगर वो कुछ सुनने पे तैयार नहीं थी। इसने जैसे बुला दिया था कि डॉली ने इस पर कोई एहसान किया था। वो कोई बात सुनने पर तैयार नहीं थी, बल्कि मुसलसल इसे हटने और जाने का कह रही थी। यहाँ तक तो ठीक था, मगर वहीं इस लड़की की एकदम रिएक्ट कर देने की आदत। इसने हमाद की उंगलियां शीशे में दे दी। वो ज़रा सा ज़ख्म इतना तकलीफदेह ना था। अगर हमाद का हाथ फ्रैक्चर के बाद अब तंदुरुस्ती की तरफ ना बढ़ रहा होता, ऐसे में इसकी वजह से वो हाथ ज़ख्मी हुआ। इससे शदीद गुस्सा आया। दूसरी तरफ इसका दूसरा काम भी नहीं हो सका था। इन दोनों बातों पे वो शदीद गुस्से का शिकार हो रहा था। वो उसे रोक नहीं सका। इसे अपनी बेबसी गुस्सा दिला रही थी। इस रात वो बहुत देर तक इस बारे में सोचता रहा था। वो मंजर जब वो इस लड़के की कार में बैठ रही थी और वो वीडियो, वो कुछ भी फरामोश नहीं कर पा रहा था। इसे इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखना था, फिर भी एक दफ़ा वो इसे मिलना चाहता था। अगर वो इसे किसी तरह स्कॉलरशिप लेने से बाज रख सकता था तो यकीनन वो इसे तुर्की में नहीं देखेगा। इसलिए ये मुलाकात अहम और ज़रूरी थी। वहीं बिस्तर पर लेटे लेटे अपने लैंडलाइन से इसका नंबर मिलाया। काफ़ी घंटियों के बाद इसने फ़ोन उठा लिया और छूटते ही मिलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। इसे लगता था जैसे वो नींद से बेदार हुई थी, और इसके अंदाज से ये भी जाहिर था कि वो घर वालों को बताए बगैर मिलने आएगी। पता नहीं इसने इन सफ़ेद फूलों के बारे में घर में बताया होगा या नहीं। शायद इसने कोई बहाना कर दिया हो, शायद फूल छुपा दिए हों। कोई बात नहीं कि कल वो अपने अब्बा को साथ ले आए। वैसे इसे उम्मीद नहीं थी कि वो घर वालों के दरमियान में लाएगी। जो भी था, वो लड़की काफ़ी बाहिम्मत और अपने मसाइल खुद हल करने वाली लड़की लगती थी। इससे मिलने के लिए एक जेली सेफ हाउस का इंतज़ाम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सब इंतज़ाम इसने खुद ज़ाती तौर पे किया था। अलबत्ता ये तय था कि इसे स्क्रीन के पीछे से बात करेगा। जैसे बाज़ औक़ात कुछ लोगों को तफ्तीश या पूछगिछ के लिए बुलाकर बात की जाती थी। इसने अपना दुरुस्त नाम मेजर अहमद बताकर अलबत्ता गलती की थी। हो सकता है फरकान मामू की वह बात के सिकंदर का बेटा लाहौर में पोस्टेड है इसने सुन रखी हो और इस बारे में
शहबाद का शिकार हो सकता है कि इसके दादा का नाम भी मालूम हो, और अब अगर एक मेजर अहमद के सामने खुद को छुपाना है तो वो जमा दो करके ये जान सकती है कि वो कौन है। वो इतनी ज़हीन थी या नहीं वो नहीं जानता था। वो खुद का एक कामलियत पसंद था। इसकी कवर स्टोरी में कोई खामी या कोई झोल नहीं होना चाहिए। ये इसने अपनी जॉब के दौरान सीखा था। इसके पास हया को देने के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए थी कि वो क्यों इससे स्क्रीन के पीछे बात कर रहा है, और वजह बहुत सादा सी थी। वो इसे ये तासर देगा कि इसका चेहरा झुलसा हुआ है। स्क्रीन चौंक के फ्रोस्टेटेड ग्लास की थी और इसके पीछे अगर वो अहमद का आधा झुलसा चेहरा देखती तो झुलसा हुआ हिस्सा नुमाया ना होता। धुंधले शीशे के बायस इसे काफ़ी गहरे रंग का बर्न बनाता था। वो यही क्यास करेगी कि वो अपने एहसास कमतरी का शिकार है और इसके लिए खूबसूरत लड़की के सामने आने से खाइफ है। एक कामल और ठोस वजह। इसके अलावा एक वजह और भी थी। अगर वो इसकी बात नहीं समझती और स्कॉलरशिप से पीछे नहीं हटती तो वो एक आखिरी कोशिश के तौर पर हमाद को इससे बात करने को कहेगा, और हमाद के नज़दीक इस मसले का सबसे बेहतरीन हल यही था कि वो खुद को मेजर अहमद ज़ाहिर करके इससे मिल ले और किसी भी तरह इसे समझा दे कि इसके शोहर के लिए ये दुरुस्त नहीं होगा कि वो वहाँ जाए, और यह कि इसका शोहर कहीं इसकी वजह से मुसीबत में न पड़ जाए। अभी इस गुफ्तगू का पूरा मतन तय होना बाकी था, मगर यह तो तय था कि वो ये कोशिश ज़रूर करेगा। इसका रिश्तेदार इनके करीब इस्तांबुल में रहे, ये इसके लिए कोई खुशाइंद बात नहीं थी। मुझे लगता है तुम अपनी मिसेज़ के आने से खाइफ हो, इसलिए कि तुम इसकी मोहब्बत में न मुब्तला हो जाओ, कहीं तुम इससे मुतासर ना हो लो, और कहीं तुम्हारे पास इसको अपनी ज़िंदगी से निकालने की वजह ख़त्म ना हो जाए। हमाद इसका मुकम्मल साथ दे रहा था, मगर साथ में वो मुस्कुराकर ऐसा तबसरा भी कर दिया करता था। वो सर झटक कर नज़रअंदाज कर देता। जब वो मेजर अहमद के इस खुद साख्ता ऑफिस आई तो चेकिंग के बहाने इसका मोबाइल इससे ले लिया गया, और इसमें एक बहुत वसी रेंज का हामिल GPS ट्रेसिंग डिवाइस डालकर वापस कर दिया। अगर वो तुर्की चली जाए तब यह डिवाइस इसके बहुत काम आएगा। जब वो अंदर आई और जहान इससे मुखातिब हुआ तो सबसे पहले इसने इसे यकीन दिलाया कि इस वीडियो को वो पूरे शहर के एक बंदे से निकलवा चुका है। ये सच था। कम से कम शादी के फंक्शन की मूवी बनाने वाले जिस मूवी मेकर की यह हरकत थी, इसने पूछगिछ और हरासा करके इनको रसाई दे दी थी जिसको इसने ये वीडियो दी थी। फिर भी वो जानता था अगर इन लोगों ने वीडियोस मज़ीद आगे की हो या लोगों ने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली हो या किसी भी सूरत में कहीं ना कहीं वो वीडियो किसी के कंप्यूटर में पड़ी होगी, लेकिन बाज़ बातें इंसान गैर इरादी तौर पर कह देता है। जैसे जब इसने बताया कि इसने सिर्फ सब्र न कर सकने के बायस मुलाकात का बहाना बनाया था, तो लम्हे बार को वो खुद भी हैरान रह गया। इन पिछले चंद दिनों में देखे जाने वाले नाकाबिले बर्दाश्त मनाजर के बावजूद वह इस लड़की से बगैर किसी वजह के मिलना चाहता था, या फिर जो वजूहात इसके पास थी वो मखस इसके करीब रहने का जवाज़ था। शायद हमारा ठीक कहता है। फिर भी वो जानता था कि वो दोनों दो मुख्तलिफ से लोग कभी भी एक नहीं हो सकेंगे। इस मुलाकात में इसने इस लड़की से चंद एक सवाल पूछे जिन पे हस्बे आदत वो तप उठी, यहाँ तक कि जब वो इसे नसीहत करना चाह रहा था कि इसने ठीक से जवाब भी नहीं दिया और ना ही इसकी बात में दिलचस्पी ली। तब इसने वो सवाल किया जिससे वो शादी के बारे में इसकी तरजीहात जान सके। वो जानता था कि वह फ़ौरन इनकार कर देगी, मगर किस वजह की बिना पर। और जब इसने वजह बताई तो लम्हे भर को वो खुद भी चौंक कर रह गया। वो जितने यकीन और इस्तहाक से मेरा शौहर कह रही थी, वो फिर से अपने बारे में बेयकीन होने लगा। ना चाहते हुए भी इसने फरकान मामू के वो अल्फाज दोहराए जो उन्होंने मम्मी और अब्बा इसकी पाकिस्तान वापसी के बारे में कहे थे। वो सिर्फ ये जानता था कि वो इसके अब्बा के बारे में कितना जानती है, मगर वो हस्बे आदत बड़क कर उठ गई। तब इसने अपने करीब रखे सुर्ख गुलाबों के बुके में, क्या आज इसे वाकया सफ़ेद गुलाब नहीं मिले थे, और ना इसने तकोदो की थी, एक नन्हा सा कार्ड लिख कर डाला, आने का शुक्रिया ARP। कार्ड इसने फूलों के अंदर रख दिया। इसके साथी ने बाद में बाहर जाकर हया को फूल देने चाहे, मगर इसने तो इनको देखा तक नहीं और चली गई। वो जैसे बहुत गुस्से में थी। इन तमाम दिनों में ये पहला दिन था जब जहान ने इस पर बहुत वक्त सर्फ किया था। गोया कि वो बुनियादी तौर पे इतना चौकस आदमी था, इस वक्त निकालना आता था, मगर अभी तक वो खुद से कह रहा था कि वो सिर्फ इसे स्कॉलरशिप लेने से रोकने के लिए कर रहा है। खुद भी नहीं समझ पाया कि अगर वो इसके सामने आई बैठी थी तो इसने हर बात कह दी सिवाय स्कॉलरशिप ना लेने के। वो इस बारे में एक लफ्ज़ भी ना कह सका। क्यों?
शायद इसलिए कि इनकी गुफ्तगू जिस तल्ख मोड़ पे आ रुकी थी, इसके बाद इसको किसी काम से मना करने का मतलब था कि वो जानबूझकर वही काम करेगी। मगर वो एक दफ़ा फिर से कोशिश करना चाहता था। अगले 2 दिन वो अपने काम पैकअप करता आ रहा था। इसका काम ठीक से नहीं हो पाया था क्योंकि मैडम सेकंड सेक्रेटरी वापस जा रही थी किसी मीटिंग के सिलसिले में। इसके पेशे में अक्सर ऐसा ही होता था। बहुत दिन, बहुत सब्र तो हमल से किसी मालूमात के मिलने के इंतज़ार के बाद एकदम से नाकामी का मुँह देखना पड़ता था। तीसरे रोज़ वो रात में फिर जना सुपरमार्केट के एक वीरान से चबूतरे पे इसे मिला था। दुनिया के हर हसास अदारे में सबसे ज़्यादा कदीम और किसी हद तक घिसा पटा तरीका जो किसी भी शख्स का एहसान एतमाद जीतने का बताया जाता था, वो यही था कि पहले आप अपने मतलूबा शख्स को किसी मुसीबत में गिरफ्तार करवाएं, फिर ऐन वक्त पर पहुंचकर खुद को हीरो साबित कर दें। अगर अगला शख्स अक्लमंद हो तो आपकी हरकत जान जाएगा, और अगर कभी भी आपका एहसानमंद नहीं होगा तो इसे मालूम नहीं था कि वो कितनी अक्लमंद है। अलबत्ता वो ये नहीं जान पाई कि लड़के इसे किसके कहने पर सता रहे थे। इसे इस रोज़ वो ज़रा गायब दिमाग लगी थी, जैसे किसी बात पे उलझी हुई हो। वो अपने शोहर को ढूंढना चाह रही थी। आज फिर इसकी गुफ्तगू में शोहर का तज़किरा था, और अब भी समझ नहीं पा रहा था कि अपने शोहर का इंतज़ार क्यों कर रही है, ताकि रिश्ता ख़त्म कर सके या फिर रिश्ता निभा सके। जो भी था, वो इस पे मेजर अहमद का इम्प्रेशन अच्छा डालना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इसे शक भी पड़े कि वही डोली दरअसल मेजर अहमद है। चबूतरे पर जाने से कबल इसने चंद एक रस्मी फ़िक्रे रिकॉर्ड करके इस रिकॉर्डिंग का टाइम लगा दिया था। ऐन वक्त होने पे हया का फ़ोन बज उठा। वो ये भी देखना चाहता था कि वो मेजर अहमद की एहसानमंद है भी या नहीं, मगर इसने आदत के मुताबिक पूरी बात सुने बगैर ही झिड़क कर फ़ोन बंद कर दिया। वो मेजर अहमद को पसंद नहीं करती, वो जान गया था। फिर इसे वो गाड़ी वाला लड़का याद आता तो लगता कि वो वाकई जहान से रिश्ता ख़त्म करना चाहती है। शायद मेजर अहमद के सामने अपने शोहर का जिक्र सिर्फ धमकी के तौर पर कर रही थी ताकि वो इसे तंग ना करे। जब वो जाने लगी तो इसने वही कहा जो वो कहना चाहता था। शायद इसकी बददुआ सुनकर वो रुक जाए। फिर वह चबूतरे की दीवार के अकब में जा खड़ा हुआ था। तब भी वो इसे उम्मीद थी कि वह मुड़कर ज़रूर आएगी, ये देखने कि वो कौन है और क्यों है। मगर वो ज़रा सी रुकी, मुड़कर देखा और फिर वापस आगे बढ़ गई। इसका जहन वाज़िया तौर पर कहीं और उलझा हुआ था। जहान का काम नहीं हो सका था। अब इसे मज़ीद यहाँ ठहरना बेकार था। इसको अब वापस जाना था। 15 जनवरी को इसकी फ़्लाइट थी। इसके पास अब सिर्फ एक दिन था, सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को मुतमईन करने के लिए एक आखिरी कोशिश करना था। मैं सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए इनसे बात कर लूँगा, वरना मुझे यकीन है कि अब तुम खुद भी नहीं चाहते कि वो रुक जाएं। अगर ऐसा होता तो तुम इसके लिए मौसर तरीका अपनाते, इनके पेपर वर्क में मसला करवाते, इनके वालिदैन को किसी तरह अप्रोच करके उन्हें बाज रखने का कहते। मगर तुम जो भी कर रहे हो इसलिए नहीं कि तुम इसको रोक सको, बल्कि इसलिए कि ताकि तुम हर दूसरे दिन इससे मिलने या इसको देखने का मौका पैदा कर लो। तुम्हारा दिल कहता है कि तुम ये रिश्ता निभाओ, और ये कि वह ज़रूर तुर्की आएँ ताकि तुम इसको बेहतर तौर पर जान सको। मगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे मामों के ख़िलाफ़ जो अनाद भरा हुआ है वो तुम्हें इस रिश्तों को तोड़ने पर अकसाता है। तुम खुद कंफ्यूज्ड हो जहान कि तुम्हें क्या करना है। मगर कभी कभी इंसान को खुद से सच बोल लेना चाहिए, इससे बहुत सी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। मगर वो हमाद की सारी बातें नज़रअंदाज कर रहा था। अब भी वो इसी बात पे कायम था कि वो अपनी बीवी को अपने करीब तुर्की में नहीं देखना चाहता। चूँकि अब इसकी रवानगी का हुक्म मिल चुका है और कल दोपहर में इसकी फ़्लाइट है, सो वो आखिरी कोशिश आज के दिन करना चाहता था। हमाद को आज अपनी अम्मी और बहन एनी के साथ शॉपिंग पर जाना था। वो लोग इनकी शादी की शॉपिंग कर रहे थे। दूसरी तरफ जहान अपने अपार्टमेंट में पैकिंग कर रहा था। साथ में वो अपने ट्रेसर का स्टेटस ज़रूर चेक करता था। सुबह वो डिप्लोमेटिक एंक्लियो में थी, फिर पिंडी चली गई। शायद इसने वहाँ से कुछ उठाना हो, क्योंकि फिर वो वापस डिप्लोमेटिक एनक्लेव चली गई थी। अभी दोपहर पूरी तरह से नहीं छाई थी जब जहान ने इसे F7 की तरफ जाते देखा। कल रात भी वो जना सुपर में थी, सो आज भी शायद वहीं जा रही हो। इस लड़की को शॉपिंग का बहुत शौक था। बहरहाल इसने हमाद से बात की। वो लोग F10 जा रहे थे, मगर चूँकि वो हया से बात करने के लिए राज़ी था इसलिए वो जना सुपर चला आया। हमाद इस सब को एक इत्तफाकिया मुलाकात की तरह प्लान करना चाह रहा था। चूँकि ये तय था कि वो इसे अपने मेजर अहमद होने का तासुर देगा, इसलिए यह गलत था कि जो शख्स अपनी बदसूरती के बायस पहले इसके सामने नहीं आ रहा था अब
बिलशाफा मुलाकात पर राजी हो गया था। अपनी जॉब में वो अक्सर ऐसे इत्तफाकिया मौके पैदा करते रहते थे। इसके नज़दीक वो लोग अहमक थे जो मौका मिलने का इंतज़ार किया करते हैं। मौका ढूंढते नहीं बल्कि पैदा किए जाते हैं। अब एक मासूम सा इत्तेफाक, वो एक ही दुकान में इसे टकरा जाता। वो यकीनन इसका आधा जुलसा चेहरा देखकर चौंकती। इसी पल एनी से अहमद भाई कहकर पुकारती। एनी को वो पहले ही समझा चुका था कि वो आज इसे मार्केट में अहमद भाई कहकर पुकारेगी, क्योंकि वो किसी को ये तासर देना चाहता है कि इसका नाम हमाद नहीं अहमद है। एनी अपने भाई की मशकूक हरकतों की आदी थी। वो शाने उचकाकर राजी हो गई। जो भी था, अपने भाई की मदद करके इसे हमेशा खुशी होती थी। मैं फैमिली के साथ मार्केट में हूँ, मुझे नहीं मालूम कि वो किस शॉप में जाएंगी। हमाद ने वहीं से इसे फ़ोन किया था। वह इस वक्त अपना बैग पैक कर रहा था। वो जो साइड बुक बैंक वाला प्लाजा है, इसमें जहाँ एक खाली चबूतरा सा बना हुआ है। हाँ, मगर फिर कोई बुक फेयर लगा हुआ है, वो खाली नहीं है। इसके आसपास कोई कपड़ों या जूतों की ऐसी शॉप है जिस पे सेल लगी हुई है। वो सोच सोच कर बोल रहा था। इसने इतने दिनों में एक चीज़ का अंदाज़ा कर लिया था कि वो लड़की कपड़ों जूतों की बहुत शौकीन थी। हाँ, आगे एक सेल लगी हुई है, तुम वहाँ जाओ, वो इधर ज़रूर आएगी। वो बहुत वसौक से बोला था। वो कपड़े तय करते हुए फिर इसी नेज पे सोचने लगा। क्या वो वाकई चाहता था कि वो ना जाए, या फिर इसकी हर पल खबर रखने का बहाना ढूंढ रहा था? जहान, तुम कंफ्यूज्ड हो, इसने खुद को सरजनश की। पूरा घंटा भी नहीं गुजरा था जब हमाद का फ़ोन दोबारा आया। वो लैपटॉप सामने रखे कुछ टाइप कर रहा था। हमाद का नंबर देखकर एकदम इसका दिल बहुत उदास हुआ। यकीनन हमाद ने इससे बात कर ली होगी। वो तुर्की नहीं आ रही होगी। इसने काल मसूल की। अच्छी बेइज्जती करवाई आज तुमने मेरी। हमाद एकदम शुरू हुआ। जहान सीधा होकर बैठा। वो सख्त गुस्से में इससे मलामत किए जा रहा था। मेरे भाई, हुआ क्या है? भाभी ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने पूरी शॉप में सबके सामने लाने बताया मैं पिंकी बना सड़क पे गदागरी कर रहा था। लानत है मुझ पे, और लानत है इस दिन पे जब मैंने तुम्हारी मदद करने का सोचा था। इसने इसने कैसे पहचाना? जब इसके मुंह पर स्लेश गिरा था तब भी इसे झटका लगा था, और अब भी ऐसा ही झटका लगा था। मेरे हाथ पे जो निशान और उंगलियों पे जो उन्होंने इस दिन जख्म दिए थे, इन्हीं से उन्होंने पहचान लिया, और मेरी फैमिली के सामने ही मेरी अच्छी खासी इज्जत अफजाई भी कर दी। तो तुमने इससे बात नहीं की? मैं इस सारे हंगामे के बाद क्या बात करता? मैं तो जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर शॉपकीपर आ गया। इस दिन सानिया और मैंने यहीं से शॉपिंग की थी। वो हमें जानता था। बस शुक्र था इसने मेरा नाम नहीं लिया था। मगर गुस्से से बोलते बोलते वो एकदम रुका। तुम जो चाह रहे थे कि मेजर अहमद का इम्प्रेशन अच्छा पड़े, वो अब नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैंने एनी से कहा था कि वो मुझे अहमद कहकर पुकारेगी, और इसने तुम्हारी मिसेज से लड़ते हुए भी मेरी हदायत याद रखी। इससे बेहतर था मैं तुम्हें काम ही ना कहता। जहान, मुझसे बोल लो खैर है, मगर खुद से झूठ ना बोलो। सच्चे दिल से तस्लीम कर लो कि तुम इसको रोकना नहीं चाहते थे। तुम अब भी चाहते हो कि वह तुम्हारे साथ इस्तांबुल ज़रूर आए, इसलिए इस बारे में परेशान मत हो और जाने की तैयारी करो। वैसे अच्छी खासी खुश अखलाक बेगम है आपकी। इसकी आखिरी बात पे वो बेख्तियार हंस दिया था। हमाद ठीक कहता था। इसे अपने अंदर की कन्फ्यूजन ख़त्म करनी चाहिए। वो इसके तुर्की आने से परेशान था, मगर ना खुश नहीं। इसने भलाखिर खुद से सच बोल ही लिया था। वो किसी लड़की के अपने असाब पर हावी हो जाने से डरता था। लड़की भी जो सलमान मामू की बेटी थी। मगर इसे पता नहीं सोचना चाहिए, जब इसे मामू से इंतकाम लेना ही नहीं तो फिर इनके खिलाफ दिल में अनाद क्यों रखे? और शायद वो खुद भी ये रिश्ता ना चाहती हो। जहान को इसका इस लड़के की गाड़ी में बैठना याद था। चलो ठीक है, वो आ जाएगी तो कभी ना कभी इससे ये बात क्लियर कर लेगा। अब वो मुतमईन था। ऑफिस में नीम अंधेरा फैला था। खिड़कियों के बाहर शाम उतर आई थी। वो अभी तक इसी पोजीशन में बैठी यकटिक लैपटॉप के स्क्रीन को देख रही थी। आंसू इसके गालों पे लड़क लड़क कर अब सूख चुके थे। कहीं पसे मंजर में फ़ोन की घंटी बज रही थी। मगर वो इस जानब मुतवज्जा नहीं थी। वो सिर्फ इस एक शख्स को देख रही थी जो इससे हम कलाम था। बहुत मुख्तसर अल्फाज में अपनी कहानी सुनाते हुए भी दरमियान में उठकर वो काफ़ी बना लाया था। फारिग तो वो बैठ ही नहीं सकता था, वो इसे जानती थी। मगर आज जब इसने वीडियो के खुलते ही जहान को बबूक अदा के सफ़ेद महल में मौजूद अब्दुर्रहमान पाशा के कमरे के कंप्यूटर चेयर पर बैठते देखा था, तो इसे लगा था वो इस शख्स को नहीं जानती, नहीं पहचानती। वो इस वीडियो में और ARP के कमरे में क्या कर रहा था? मगर जैसे जैसे वो सुनती गई इसके असाब सुन पड़ गए। पहले इसे शाक लगा, फिर गुस्सा चढ़ा, मगर ऐसा गुस्सा जो शतरंज में अपने जहन के मुकाबल की चाल पर मात खा जाने से चढ़ता है।
और फिर इसकी जगह दुख ने ले ली। पहली दफ़ा इसे एहसास हुआ था कि जब तक इंसान दूसरे की जगह पर खड़ा ना हो इसे पूरी बात समझ में नहीं आती। टेलीफोन की घंटी अभी तक बज रही थी। इसने हाथ बढ़ाकर वीडियो को वहीं रोका। अभी वो आधी भी नहीं हुई थी और अभी तक जहान ने इस आदमी का जिक्र नहीं किया था जिसके चेहरे पर इस हया ने काफ़ी उल्टी थी। अगर इसका वो गरीब सा रेस्टोरेंट और ओनर जहान ही अब्दुर्रहमान पाशा था, आयशे और बहारे का अब्दुर्रहमान पाशा, तो फिर बेचारा वो कौन था जिस पर इसने काफ़ी उल्टी थी और वो जिसको इसने जहान के साथ पेंट्री में देखा था। मगर एक मिनट, इसने दोनों कनपट्टियों को उंगलियों से दबाते हुए सोचना चाहा। इसको किसने कहा था कि वो अब्दुर्रहमान है? किसी ने नहीं। इसने आने के साथ इसकी तस्वीर देखकर आज खुद ये फ़र्ज़ कर लिया था कि वही अब्दुर्रहमान होगा। तब वो नहीं जानती थी कि आने का एक दूसरा बेटा भी है, इसका असली बेटा, गुमशुदा बेटा, जो अरसा पहले अदालार छोड़कर चला गया था। वहीं तो था इनका गुमशुदा बेटा। तभी तो इसकी तस्वीर घर में हर जगह लगी हुई थी। पाशा बे, मिस्टर पाशा, इसी नाम से जहान इसे रेस्टोरेंट में पुकार रहा था। जब इनकी बातें सुनी थी, अब्दुर्रहमान पाशा और पाशा बे दो अलग अलग लोग थे। फ़ोन मुसलसल बजे जा रहा था। इसने उकताकर मेज़ पे रखे फ़ोन को देखा। अब्बा की सेक्रेटरी को कहा भी था कि इसे मत डिस्टर्ब करे, मगर कोई सुने तो। इसने रिसीवर उठाया। जी मैम, वलीद साहब आपसे मिलना चाहते हैं, वो इसरार कर रहे हैं, मैं उन्हें भेज दें। इसने नागवारी की उठती लहर को दबाकर कहा और फ़ोन रखा। सिर्फ इस फजूल आदमी की वजह से इसका किरदार जहान की नज़रों में मशकूक होकर रह गया था। सिर्फ यही नहीं, वो कंपनी के साथ भी वफादार नहीं था। आज तो वो इसे अच्छी तरह निपटेगी इससे। इसने ऑफिस का लॉक खोला और नकाब की पट्टी सर के पीछे बांध ली। फिर लैपटॉप बंद करके फ्लैश ड्राइव वापस डब्बी में डाल ली। बाकी वीडियो वो घर जाकर देखेगी। वैसे भी शाम होने को आई थी, वक्त का कुछ पता नहीं चला था। अभी तक इसके हिसाब शल थे। दरवाज़ा खोला और वलीद लंबे लंबे डग उठाता अंदर दाखिल हुआ। हमेशा की तरह इसके लबों पे सजाइया मुस्कुराहट बिखरी थी। वो कुर्सी पे टेक लगाए दोनों हाथों पे कोहनियाँ जमाई से आते देखती रही। कैसी हैं आप मैडम एमडी? इसके सामने कुर्सी खींच कर बैठते हुए बोला। आप बताएं, क्या काम था? जो वो खुश्क लहजे में बोली। वो रात भर से ताज़ा हो गई थी। क्या सोचता होगा जहान इसके बारे में? उफ, कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है। हम आपके खिलाफ करारदाद ला रहे हैं। वो तपा देने वाले मुस्कुराहट के साथ इसकी मेज़ से पेपर वेट उठाकर उंगलियों में घुमाने लगा। कैसी करारदाद? इसने हत्तल मकान लहजे को नॉर्मल रखने की सही की। आप जानती हैं कि अगर सारे डायरेक्टर्स मिलकर एमडी के खिलाफ करारदाद लाएं, अदम एतमाद की करारदाद, तो एमडी को हटाया जा सकता है। वो खामोशी से इसे देखती रही। शायद वलीद ने ताज़ा कंपनी ला पड़ा था, वरना इसे यह ख्याल पहले दिन आ जाना चाहिए था। कल आप इस ऑफिस के बाहर होंगी। मुझे अफसोस हो रहा है, मगर हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको। आप जैसी औरतों की जगह घर में होती है या मदरसे में, इधर नहीं। वो अब भी लम्ब पेंचे से देखती रही। आप यूं करें, अपनी ज़रूरी अशिया समेट लें। आखिर कल आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, मैं यही बताने आया था। इधर वो फातिहाना अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ। बैठें। इसने उंगली से एकदम इतने तहक्कुम से इशारा किया कि वो बेख्तियार अगले ही पल वापस बैठा। आप मेरी बात सुने। हया दोनों मुठ्ठियां मेज़ पे रखे कुर्सी पर ज़रा आगे को हुई। मैंने मंगल वाले रोज़ हेड आर्किटेक्ट और आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की है, सुनना चाहेंगे? वलीद के चेहरे के तासरात नाकाबिले फ़हम हो गए। इसने सवालिया अबरू उठाई। कौन सी गुफ्तगू? अनजान बनना आपको फ़ायदा नहीं देगा। मैं जानती हूँ कि इस ट्रेड सेंटर के प्रोजेक्ट प्लान में आपके कहने पे आर्किटेक्ट ने गड़बड़ की थी, मगर सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिस कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिल गया था, इसके मालिकान से आपके गहरे रवाबित हैं। ये सारी आपकी अपनी कही बातें हैं, मेरे पास सबूत हैं। वो कह रही थी। वलीद के लब पेंच गए और अबरू तन गए। ऑडियो किसी चीज़ का सबूत कभी नहीं हो सकती मदाम। मुझे कोर्ट में किसी को कुछ नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ अपने अब्बा को सब बताना है। वैसे भी वो अब ठीक हो रहे हैं, इसी हफ्ते दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। आज जब मैं घर जाकर आपकी असलियत बताऊंगी तो वो अपनी बेटी की हर बात फ़ौरन मान लेंगे। हमारी कंपनी लॉ के मुताबिक अगर ऐसा ट्रेजन साबित हो जाए तो न सिर्फ आपके शेयर्स फ्रीज हो सकते हैं, बल्कि अब्बा को आप जानते हैं कि वो अपने साथ दगा करने वालों को यूं नहीं छोड़ते। सड़क पे ले आएंगे वो आपको। वलीद का चेहरा सुर्ख पड़ गया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो गुस्से से गुर्राया था। मैंने कंपनी के साथ कोई दगा नहीं किया। अगर तुमने अपने अब्बा को कोई उल्टी सीधी बात बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने मुस्कुराकर सर उठाकर वलीद की तरफ देखा। किसी से तो वो भी डरता था।
मैं देख लूँगा तुम्हें। एक शोला बार निगाह इस पर डालकर वह मुड़ा और तेज़ तेज़ चलता बाहर निकल गया। इस आदमी को समझाने के लिए वो इसके साथ बैठी थी और इसकी इस हरकत ने इसे जहान की नज़रों में मशकूक बना दिया था। जब जहान इससे मिलेगा तो वो सबसे पहले यही बात क्लियर करेगी। जहान, वो एकदम चौंकी। ये वीडियो इसने लाकर से 1 माह कबल निकाली थी। ये सारी बातें पुरानी हो गई थी। वो अभी कहाँ था? पिंकी ने पजल बॉक्स इसे थमाते हुए कहा था कि जब तक वो इसे खोल पाएगी तब तक वो शायद उस दुनिया में ना रहे। नहीं, वो यूं कह रहा होगा। इसने सर झटका। वो जहान को ढूंढ लेगी। वो इसे कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगा। इसने मोबाइल निकाला। वो सुबह से साइलेंट पे था और अम्मा की कई मिस्ड कॉल्स मैसेज आए पड़े थे। इसने मैसेज खोला। वो कह रही थी कि उन्हें अब्बा की गाड़ी और ड्राइवर चाहिए थे, इसलिए उन्होंने ऑफिस फ़ोन करके दोनों मंगवा लिए थे। एक और पैगाम में उन्होंने बताया था कि वह जफ़र को इसकी गाड़ी के साथ भेज रही है, वो इसे घर ले आएगा। बस कार भेजकर जफ़र को वापस जाने का कह देती। ज़रूरी था कि ताया अब्बा का मुलाजम भी उधार लेने का एहसान लिया जाए। इसे ख्वामखा कोफत हुई। बहरहाल इसने सर झटक कर फ़ोन बुक में से आयशा के घर का नंबर ढूंढ कर मिलाया। कोई जवाब नहीं। फिर इसने हलीमा आंटी का नंबर मिलाया। वह यकीनन इनसे होटल ग्रैंड का नंबर ले सकती थी, जहां वहीं होगा। आलो, वो उदास मगर बारीक सी आवाज़ इसे खुशगवार हैरत का झटका लगा। बहारे, मैं हया बोल रही हूँ। ओह हया, तुम कहाँ चली गई थी? वो जैसे बहुत उदास सी लग रही थी। मैं घर आ गई थी, मगर तुम? मुझे पता चला कि तुम लोग मुल्क छोड़कर चले गए हो। सब चले गए हैं, मैं नहीं गई। मैं अकेली रह गई हूँ। वो जैसे आंसू पीते हुए कह रही थी। आयशा भी नहीं है, आने भी नहीं है, सब चले गए। अब अब्दुर्रहमान कहाँ है? इसकी आवाज़ में लर्जश थी। वो सुबह आया था, मुझे इतना सारा डांट कर गया है। इसने कहा वो जा रहा है और ये भी कि अब वो मुझसे मिलने नहीं आएगा। किधर किधर गया है? वो एकदम बहुत से आंसू इसकी पलकों पर आ रुके थे। मुझे नहीं पता। वो जैसे ठहरी। इसने कहा था कि इसने तुम्हें आने से कुछ दिन पहले बता दिया था कि वो किधर जाएगा। तुम्हें पता है हया? नहीं, वो हैरान हुई। इसने मुझे नहीं बताया। आंखें इसने हाथ से रगड़ कर साफ की। मगर तुम फिक्र ना करो बहारे, मैं अगले हफ्ते तुर्की आऊंगी ना। मुझे अपनी क्लियरेंस करवानी है, तब मैं और तुम मिलकर इसे ढूंढेंगे। हम इसे ढूंढेंगे। तुम मेरे आने का वक्त आने तक वहाँ होगी ना? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। वो जैसे सारे ज़माने से खफा हो रही थी। इसने फ़ोन बंद कर दिया। कितनी ही देर वो सर डेस्क पर आकर आंखें बंद किए बैठी रही। इसका जहन सिर्फ एक ही बात पर मरकूज था। जहान ने इसे जाने से कबल नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। फिर इसने बहारे को ऐसा क्यों कहा? ये वीडियोस तो पुरानी थी, जबकि बहारे ने जाने से कुछ दिन कबल के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कब बताया जहान ने इसे? जब वो अपनी चीज़ें समेट कर उठी तो इसका जहन उलझा हुआ था। शाम ढल चुकी थी, सब जा चुके थे। वो शायद अकेली रह गई थी। जब वो लिफ्ट में दाखिल होने लगी तो ताया फरकान भी साथ ही दाखिल हुए। आप अभी तक यहीं हैं? वो इनको देखकर ज़रा हैरान हुई थी। हूँ, कुछ कागजात लेने आया था, वो इसी सर्द महर लहजे में बोले। तनाव और बर्फ़ की दीवार अभी तक बीच में हायल थी। इसे फिर से अम्मा पे गुस्सा आया। क्या ज़रूरत थी जफ़र को बुलवाने की? वो गाड़ी छोड़कर चला जाता, वो खुद ड्राइव करके आ जाती। इनका एहसान लेना ज़रूरी था। और जहान ने कब बताया था कि वो किधर जा रहा है? लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पे रुकी तो इसने पीछे हटकर ताया को रास्ता दिया। वो निकल गए तो वो सुस्त रवि से उलझी उलझी सी चलती बाहर आई। जहान ने कब बताया? झूले पे इस रात या अस्पताल में, जब वो दोनों अब्बा के पास थे? बात सुनो मेरी। वलीद पता नहीं कहाँ से सामने आया था। हया बेख्तियार एक कदम पीछे हुए। लाबी खाली थी सिवाय शीशे के दरवाजे के साथ खड़े गार्ड्स के, जो इनको ही देख रहा था। क्या है? तुमने सलमान अंकल से कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। उंगली उठाकर चबा चबा कर बोलता हुआ इसे तनबीह कर रहा था। हया ने कोफत से इसे देखा। ये धमकियाँ किसी और को दो, मैं जा रही हूँ घर, और मैं अब्बा को साफ साफ बता दूंगी। कर लो जो तुमने करना है। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल कर वो इसके एक तरफ से निकल कर वो आगे बढ़ गई। वलीद कुछ कहे बिना तेज कदमों से चलता है इसके दाहिनी तरफ से गुजर कर बाहर निकल गया। वो गार्ड को मामूल की हदायत देने के बाद बाहर की सीढ़ियाँ उतरने लगी। बाहर आसमान नीलाहट भरी स्याही से बढ़ता जा रहा था। वो अब भी जहान के बारे में सोच रही थी। इसने कब बताया था इसे कि वो कहाँ जा रहा है? वो सीढ़ियाँ उतरकर अब एक तरफ बने पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगी।
इसकी गाड़ी दूसरी तरफ खड़ी थी। इस तक पहुंचने के लिए इसे चंद कदम इस लंबी चौड़ी रोश पे चलकर जाना था। वो बहुत गायब दिमागी से कदम उठा रही थी। अगर जहान कह रहा था कि इसने हया को बताया था तो इसने बताया होगा। वो सीधी तरह कोई भी बात नहीं करता था। इसकी हर बात पहेली होती थी। आखिर इसने कब बताया? रोश पे चलते हुए इसने जहन पे जोर डालने की कोशिश की। कहीं दूर इसे कोई पुकार रहा था। इसके नाम की पुकार बार बार पड़ रही थी। वो इतनी उलझी हुई थी कि सुन ही नहीं रही थी। तेज रोशनी सी इसके पीछे से आ रही थी, साथ में टायर्स की आवाज़। एकदम जैसे ख्वाब से जाग कर वो चौंक कर पलटी। वो वलीद की गाड़ी थी और तेज़ रफ्तारी से इसे रोश पे चलाता आ रहा था इसके ऊपर चढ़ाने के लिए। वलीद रुको! इसके लबों से एक राह तक ना निकल सकी। सांस रुका और साथ में पूरा वजूद छल हो गया। वो अपनी जगह से हिल भी ना सकी। तेज़ हेडलाइट इतने करीब थी कि इसने अपने बचाव के लिए सिर्फ अपने दोनों हाथ ही चेहरे पर रखे। दूसरे ही लम्हे जोर की टक्कर इसे सड़क के दूसरी तरफ लड़का दिया। गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। ग्रैंड होटल की बलाई मंजिल के इस पुरतैश पावर ऑफिस में परफ्यूम की खुशबू के साथ सिगरेट की महक भी फैली थी। वो रिवॉल्विंग चेयर पे बैठा लैपटॉप पे होटल के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था। करीब पड़ा एशट्रे सिगरेट के आज जले टुकड़ों और राख से भर चुका था। यह इसकी वाहद बुरी आदत थी जिसे वो बहुत चाहकर भी नहीं छोड़ सका था। इसकी गैर मौजूदगी में होटल उस्मान शबीर देखते थे। वो एक अच्छे और ईमानदार आदमी थे। इनका बेटा सफ़ीर भी होटल में काम करता था, लेकिन जहान की कोशिश होती वो इस लड़के को एडमिनिस्ट्रेशन के मामला से दूर ही रखे। सफ़ीर कदरे गैर जिम्मेदार और फितरी लालची वाक़या हुआ था। उस्मान शबीर कल पाकिस्तान जा रहे थे, सो इनकी गैर मौजूदगी में इसे सफ़ीर को ज़रा खींच कर रखना था। कल जा रहे थे उस्मान शबीर पाकिस्तान। डॉक्यूमेंट्स देखते हुए एकदम चौंका। उस्मान शबीर कल पाकिस्तान जा रहे थे और इनकी वापसी भी जल्दी मुतवक्के थी। क्या वो इन्हीं तारीखों में वापस आएंगे जब पाकिस्तान से 2 एक्सचेंज स्टूडेंट हया सलमान और खदीजा राना इस्तांबुल आएंगी? कुछ देर वो इसी नहज पर सोचता रहा। फिर सेल फोन उठाकर हया की ईमेल्स बॉक्स पे लगे कलोन के बायस इससे मिलती रहती थी। इसने आज की मेल्स चेक की। ताज़ा तरीन मेल इसके टिकट की कापी और इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म था जो ड्रोम अलर्ट के लिए हया पुर करके भेजा था। इसे ये मेल सुबह मिली थी। वो मसरूफियत के बायस पढ़ नहीं सका था। अब पढ़ी तो बेख्तियार चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। स्मोकिंग ड्रिंक्स सब करती हूँ, सख्त जगड़ालू हूँ, पागल लड़की। क्या क्या लिखकर समाजी वालों को भेज रही थी। उन्हें वाकतन अब इसे खूनखार किस्म की लड़कियों के साथ ड्रोम देना था। इसने इसी मुस्कुराहट के साथ सर झटका। फिर टिकट वाली मेल चेक की। 5 फरवरी को इन दोनों लड़कियों की फ़्लाइट थी। अभी इसमें पूरे 2 हफ्ते थे। अब क्या करना चाहिए इसको? बाइल आखिर एक फ़ैसले पर पहुंचकर इसने फ़ोन उठाया और उस्मान साहब की एक्सटेंशन मिलाई। हेलो उस्मान बे, आपने वापस कब आना है? बिना तहमीद के इसने काम की बात पूछी। बिला वजह की तमहीदों से तो इसे सख्त नफरत थी। 15-20 दिन तक? क्यों 15-20? 8 फरवरी की फ़्लाइट है, आप हिसाब लगा लें तकरीबन। वजह से ख़ुद भी गिनने लग गए। क्या आप इतिहाद एयरलाइंस की 5 फरवरी की फ़्लाइट ले सकते हैं? असल में छोटा सा मसला है। मेरे एक दोस्त की बहन अपनी फ्रेंड के साथ इस्तांबुल आ रही है। फिर इसने मुख्तसर अल्फाज में इनको समझाया कि इनके दरमियान कुछ फैमिली क्लैशेस हैं। वो इनके बारे में फ़िक्रमंद है कि पहली दफ़ा इस्तांबुल आने के पेश नज़र इनको यहाँ कोई मसला ना हो। सो वो चाहता है कि उस्मान शबीर इनसे अपना तारुफ करवा दें ताकि अगर कभी मुश्किल में वो इनसे रब्ता करे तो वो फ़ौरन अब्दुर्रहमान को बताएं। लेकिन जाहिर है इसका नाम दरमियान में नहीं आना चाहिए। सख्त किस्म का इशू है। मुतवक्का तौर पर उस्मान शबीर ने फ़ौरन हामी भर ली। फ़ोन रखते हुए वो अब पहले से ज़्यादा मुतमईन था। पता नहीं वो कब इससे और मम्मी से रब्ता करे। इस दौरान इसको कहीं कोई मसला ना हो। वो इसकी बीवी थी, इसकी ज़िम्मेदारी। और अगर वो जान भी ले कि उस्मान शबीर अब्दुर्रहमान पाशा के कहने पर यह सब कर रहे थे, तब भी वो ये सब नहीं जान सकती कि अब्दुर्रहमान पाशा कौन था। आखिर जान भी वो कैसे सकती थी? अब्दुर्रहमान पाशा और अब्दुर्रहीम पाशा, ये दोनों हबीब पाशा की पहली बीवी की औलाद थे। हबीब पाशा एक दरमियाने दर्जे के भारतीय बिजनेसमैन थे। वो कुछ वजूहात की बिना पर पहली बीवी और 2 बेटों को छोड़कर कई बरस कबल इस्तांबुल आ गए थे। तुर्की में उन्होंने मोहम्मद नामी खातून से शादी की और फिर यहीं के होकर रह गए। इन दोनों का एक ही बेटा था, तैयब हबीब पाशा अल मारूफ पाशा।
अरबी और उर्दू के वो नाम इनके आखिर में बे आता था। तुर्क ज़बान में सब से बे हटाकर पे लगा दिया जाता था। वो अरब को अरब, ज़ैनब को ज़ैनब और तैयब को तैयब लिखते थे, मगर हम इसे तैयब ही लिखेंगे। बबो कदम अमतुल्ला का ख़ानदान गार वो आसमानी तर्ज का सफ़ेद महल तैयब हबीब अभी छोटा था जब हबीब पाशा का इंतकाल हो गया। तब अमतुल्ला अपने बेटे को लेकर अनातोलिया के गांव चली गई जहां इनके रिश्तेदार रहते थे। यूं वो घर बंद हो गया। कई बरस वो बंद रहा। फिर तैयब हबीब जवानी की दहलीज अबूर करते ही मगर फिशकर की मुआश खातर अदालार शहजादों के जजीरे पे आ गया। इसने वो घर खोला और फिर एक शहजादे की तरह जीने की ख्वाहिश के साथ बबो कदा रहने लगा। दूर अनातोलिया के एक छोटे से गांव में बैठी इसकी सादा सी माँ नहीं जानती थी कि वो अदालार में कैसे लोगों में उठता बैठता है। अमतुल्ला ने बहुत दफ़ा चाहा कि वो बेटे के साथ बबो कदा चली आए, मगर तैयब हबीब ने ऐसा कभी ना होने दिया। इसकी माँ इसकी कमज़ोरी थी, वो इससे बहुत अजीज़ थी और वो जानता था कि जिस दिन इसकी माँ को मालूम हुआ कि वो माफिया के हिस्सा बन चुका है तो इस दिन इसकी माँ मर जाएगी। तुर्क ड्रग और आम स्मगलिंग माफिया अपनी मिसाल आप था। बरतानिया में पहुंचाई जाने वाली 80% ड्रग्स तुर्की के रास्ते से ही आती थी। अलबत्ता अदालार का माफिया बरतानिया तर्ज का माफिया ही नहीं था। अतालवी माफिया फैमिलीज मजबूत और मुनज़्ज़म तरीके से एक इलाके में काम करती थी। लोग किसी मुनज़्ज़म फौज की तरह दर्जा बदर्जा इसमें अहदे पाते थे। इस तरह की माफिया फैमिलीज को ट्रैक करना और पकड़ना पुलिस के लिए आसान होता है। अगर अतालवी या फैमिली किसी मेंबर कुछ भी हो जाए, फैमिली वहीं रहती है और अपना काम जारी रखती है। तुर्क माफिया ऐसा नहीं था। वो रूस के करीब होने के बायस रूसी माफिया की तरह काम करते थे। वहाँ वारदातें करती थी और गायब हो जाती थी। कुछ अर्सा बाद चेहरों से नकाब बदल कर वो किसी दूसरे इलाके में उठती और यूं इनका काम जारी रहता। पुलिस का इन पे हाथ डालना बहुत मुश्किल होता था। अतालवी माफिया की तरह वो कदीम तर्ज के जराइम में नहीं बल्कि जदीद जराइम जैसे साइबर क्राइम, जैली कंपनियां, क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉड, स्मगलिंग वगैरह में मुलव्वस होती थी। यूनान से तुर्की और ईरान के रास्ते एशियाई मुल्कों बिलखसूस पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर असला स्मगल किया जाता था और बाद में यही असला दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से मुतासरा ममालिक की एजेंसियों के काबिल एजेंट्स इन फैमिलियों में शामिल होकर इनका एतमाद जीत कर इनकी शिपमेंट्स की मुखबरी किया करते थे। किसी को मालूम नहीं होता था कि कौन सा असल माफिया फैमिली मेंबर है या किसी दूसरे मुल्क का जासूस। तैयब हबीब ने अपनी माफिया फैमिली में जगह बना लेने के बाद दौलत तो बहुत कमाई। साहल किनारे एक ऊंचा सा होटल भी खड़ा कर लिया, मगर वह इन लोगों में से था जो बहुत ज़बू हाली के बाद दिल लक्ष्मी को अपने करीब पाते हैं तो अपना माजी और एहसास कमतरी छुपाने के लिए किसी जद्दी पुश्ती रईस का खौल चढ़ा लेते हैं, बल्कि खौल चढ़ाने की कोशिश ही करते रहते हैं, क्योंकि फ़ैशन ख़रीदा जा सकता है मगर स्टाइल नहीं। तैयब हबीब भी कव्वे और हंस के दरमियान फंस कर रह गया था। ज़िंदगी का एक लंबा अरसा छोटे लोगों के साथ गुजारने के बाद ज़हनी तौर पर वो आज भी इसी क्लास में था। बाऊ ताऊ करके ख़रीदारी करने वाला, किसी ढाबे नमा होटल के शेफ़ के साथ बैठकर मुल्की हालात पर तबसरे करने वाला। ख़ुद भी वो होटल में अपने पावर ऑफिस की बजाय किचन में पाया जाता था। होटल को इसने कभी अपनी माफिया सरगर्मियों का मरकज़ नहीं बनाया था और वहाँ वो एक शरीफ आदमी के तौर पर जाना जाता था। इसकी इसी फितरत के बायस वर्कर्स इससे खासी बेतकल्लुफ़ थे। यहाँ पे आकर इसके मसनूई खौल में दरारें पड़ने लगी थी। तब ही इसने ख़ुद को पाशा बे कहलवाना शुरू कर दिया। तुर्की में अमूमन पहले नाम के साथ पुकारा जाता था, जबकि अदालार में आखिरी नाम सरनेम के साथ मिस्टर कहलवाना खुद पसंदी और तकब्बर की अलामत समझा जाता था। मगर तैयब हबीब कभी नहीं जान सका कि इंसान का कद अपने नाम या लक़ब की वजह से नहीं बल्कि इसके अखलाक और कारकर्दगी की वजह से बड़ा होता है। तैयब हबीब ने अपनी माफिया फैमिली में एक अरसा बतौर फैमिली मेंबर काम किया, मगर फिर ज़्यादा पैसे के लिए जहान की एजेंसी से डीलिंग शुरू कर दी। बहुत जल्द वह इनके मोहरे के तौर पर काम करने लगा। फिर इसने अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अपने एक साथी एजेंट को अपने सौतेले भाई की हैसियत से मुतारिफ़ करवाया, अब्दुर्रहमान पाशा, जो वाक़या इसके सौतेले भाई का नाम था। जहान सिकंदर ने यह नाम इस्तेमाल करके बहुत जल्द तैयब फैमिली में अपना मकाम बना लिया। फैमिली से मुराद इसका ख़ानदान नहीं, इसका माफिया ग्रोह था। और चूँकि यह अतालवी माफिया नहीं था और इसमें
मैन मेड और कैपो नहीं होते थे, सो इसी रूसी माफिया में अपनी जगह बनाना मुश्किल साबित हुआ। पैसा इस दुनिया के मसाइल हल करने का रेडीमेड हल होता है। ज़िंदगी और खुशी के अलावा इससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। तैयब हबीब और अब्दुर्रहमान पाशा एक डील के तहत भाइयों की तरह काम करने लगे थे। तैयब इसे अपनी माँ से मिलवाने भी ले गया था और वो अच्छी तरह जानता था कि सादा लो औरत को अपने नरम रवैये और मोहब्बत भरे अंदाज से कैसे मोम करना है। अमदुल्ला इस बारे में बस इतना जानती थी कि वह इनके बेटे का दोस्त है और इसने इनके बेटे की जान बचाई है, जिसके बायस वो इसकी एहसानमंद थी। क्योंकि वह बबोकदा में नहीं रहती थी, इसलिए तैयब हबीब को ये सब बताने में आर महसूस नहीं हुई थी। वो सबसे झूठ बोल सकता था मगर आने से झूठ नहीं बोल सकता था। जब पाशा के इंतकाल पे इनके दोनों बेटे इंडिया से यहाँ आए थे, भले दरमियान में कितने बरस गुजर जाएं, आने को इनकी शक्लें और रंग अच्छी तरह याद था। वो जानती थी कि वो अब्दुर्रहमान इनके शौहर का बेटा नहीं है, मगर जब इनका अपना बेटा बस जिद था कि वह अपने दोस्त को अपने भाई के तौर पर मुतारफ़ कराने में इसका फ़ायदा है, तो वो भी इसकी बात निभाने के लिए राज़ी हो गई। वैसे भी अब्दुर्रहमान ऐसा बेटा था जैसा वो तैयब हबीब को बनाना चाहती थी। इसके इक़्तिदार, तहज़ीब, अखलाक, फ़र्ज़, हर शय आने के लिए फ़ख्र का बाइस थी। काफ़ी अरसा इन दोनों ने एक साथ बबोकदा में काम किया। अलबत्ता तैयब हबीब ये नहीं जानता था कि अब्दुर्रहमान पाशा ट्रिपल एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। अदलार में अपना नाम बनाने के लिए इसे तुर्क खुफिया एजेंसी की मदद चाहिए थी, ताकि गिरफ्तारी की तलवार सर पे लटकना बंद हो जाए। बदले में वो माफिया की मालूमात तुर्कों को देता था और अगर इसे तुर्कों की कोई खबर मिलती तो माफिया तक पहुंचा देता था। यूं वो एक खालिस ट्रिपल एजेंट था जो सिर्फ अपनी एजेंसी के साथ वफादार था। ताश के पत्तों का गार इसने बहुत मेहनत से खड़ा किया था। इसे मालूम था कि जिस दिन ये पत्ते ज़रा सी फौंक से उल्टे, इससे रोज़ वो अपनी जान बचाने के लिए तुर्कों और माफिया दोनों से भाग रहा होगा। मगर फिर ख़तरात के बगैर भी कोई ज़िंदगी होती है। इसने नामहसूस अंदाज में तैयब हबीब के होटल ग्रैंड में अमल दखल शुरू कर दिया। वह तैयब हबीब से ब्रैक्स मलकियत का, शख्सियत का मालिक, वर्कर से ख़ास फासला रखने वाला बॉस था। इसके पेशे कीमत सूट, वो कीमती पत्थरों वाली अंगूठियाँ जो बज़ाहिर सोने की लगती, और ग्लासेस, हर शय तैयब से मुख्तलिफ और परफेक्ट हुआ करती थी। पाकिस्तान से इजाज़त थी कि वह जहाँ चाहे तो यहाँ शादी कर सकता है। वतन वापसी पे इसको पाकिस्तानी शहरियत दी जाएगी, मगर वह इस नेज पे नहीं सोचा करता था। फिर एक रोज़ तैयब हबीब अचानक इसे यूनान में गिरफ्तार हो गया। इसमें जहान का कोई कसूर नहीं था। हाँ, वो तैयब को छुड़ाने के लिए बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। इसके बॉस ने कह दिया कि वो खामोशी से अपना काम करे और तैयब को इसके हाल पे छोड़ दे। इसने भी छोड़ दिया। अपनी मर्जी इस काम में वो नहीं चला सकता था। तैयब ने कई दफ़ा इसे पैगाम पहुंचाया कि वो इसके लिए कुछ करे, मगर इसने अनसुनी कर दी। अलबत्ता एक बात जहान ने इसकी मानी, और वो ये थी कि इसकी माँ को कुछ खबर ना हो कि वो जेल में है। इसने सबको कह दिया कि वो खुद भी लाइलम है कि पाशा बे कहाँ है। इस काम में वो इसका हाथ हो सकता है आने कभी ऐसा तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो गवाह थी कि अब्दुर्रहमान पाशा बे से बहुत मोहब्बत करता है और इस पे पैसा पानी की तरह बहाता है। इसको मालूम था कि इनके बेटे के होटल को तरक्की और सिर्फ अब्दुर्रहमान के तजर्बे और सरमाए की वजह से मिली है। वो भला कैसे इस पे शक कर सकती थी। बस वो बहुत उदास, बहुत परेशान रहने लगी थी। वह इनके लिए दुखी था, मगर इसे हुक्म नहीं था कि वो सब छोड़ छाड़ कर पाशा बे के लिए यूनान चला जाए। फिर अगर गिरदोनवा में हर जगह इसने कहना शुरू कर दिया कि पाशा बे काम के बाइस यूनान मुंतकिल हो गया है। ये गिरफ्तारी सिगार आज़ में थी, सो इसकी इस बात से सब मुतमईन थे, सब कुछ ठीक जा रहा था। तैयब हबीब पाशा के जाने के बाद इसने होटल का कंट्रोल संभाल लिया था। पहले इसने मुलाजमीन को काबू किया। लोग लालच या खौफ से ही काबू हो पाते हैं। इस तरह इनसे काम निकलवाया जाता है जिसको वो लालच देकर वफादार बना सकता था। इसको वैसे बनाया और फिर हर वर्कर्स के ज़िंदगी के सियाको सबाक छाने, ताकि कभी वो टेढ़पन करे तो वो इसकी रस्सी खींच सके। अब वो होटल ग्रैंड का बिला शिरकत गैर मालिक था और इसने अदालार में भी अपनी एक शहरियत बना ली थी। और फिर तब इसके साथ वो लड़कियां आ गईं। वो अमतुल्ला हबीब की रिश्तेदार की पोतियां थी। इनके माँ बाप का एक हादसे में इंतकाल हो गया था। वो गांव में आने का वाहिद रिश्तेदार घराना था। माँ बाप की इंतकाल के बाद इनका अकेले गांव में रहने का कोई जवाज़ ना था, तो अमतुल्ला इनको साथ ले आई। जहान को आज भी वो दिन याद था जब वो पहली दफ़ा इन लड़कियों से मिला था। आने ने इनको फ़ोन पे बताया था कि वो इन बच्चियों को साथ ला रहे हैं।
वो इस वक्त होटल में था। बाद में जब वो घर पहुंचा तो बिना शाब अंदर दाखिल होते हुए वो लॉन्ज में बैठी दो लड़कियों को देखने लगा। एक स्कार्फ में लिपटे बड़ी लड़की थी और दूसरी घंघरियाली पोनी वाली छोटी बच्ची। वो बच्ची पानी पीकर गिलास रख रही थी जब इसने बड़ी लड़की को तासुब से नफ़ी में सर हिलाकर कहते सुना, बहारे गुल पानी पीकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। याद है हमारा वो चूज़ा जो अभी अपनी पानी से चूंच भर लेने के बाद गर्दन उठाकर आसमान को देखकर पहले शुक्र अदा करता है और फिर गर्दन झुकाकर दूसरा घूंट पीता है। छोटी बच्ची ने इससे भी ज़्यादा तासुब से पेशानी पर हाथ मारा। मगर आयशे गुल, वो तो गर्दन इसलिए ऊंची करता है कि पानी इसके हल्क से नीचे उतर जाए। मुझे बाबा ने खुद बताया था। इसे जैसे अपनी बहन की कामिल्मी पर अफसोस हो रहा था। तुम नहीं सुधरोगी। बड़ी लड़की गिलास उठाकर किचन की तरफ चल पड़ी। वो जो लॉबी के दरवाजे की ओट में खड़ा था बाहर निकल कर सामने आया। किसी मुकीम एजेंट के लिए कवर फैमिली में किसी नए फ़र्द का इजाफा खुशाइंद बात नहीं होती। वो भी इनके आने से खुश नहीं था। छोटी बच्ची ने आहट पे चौंक कर इसकी जानिब देखा। फिर बेख्तियार इसके जूतों को। इसकी बुरी सब्ज आंखों में हैरत उभरी। वो वाकई गांव की लड़कियां थीं जिनको मालूम नहीं था कि इस्तांबुल के हाईलाइट घर में जूते पहनकर दाखिल होती है। मरहबा, क्या तुम आने के बेटे हो? अगले ही लम्हे वो हैरत बलाए इसे दिलचस्पी से देखती इसके सामने आ खड़ी हुई। हूँ, और तुम? वो गर्दन जरा सा झुकाकर इस नन्ही सी लड़की को देख रहा था। मैं बहारे गुल, अनातोलिया की बहारे गुल। तुम्हारा मतलब गुलबहार? इसने सवालिया अबरूज उठाई। तुर्की में कभी भी गुल और बहार को बहारे गुल कहकर नहीं मिलाते थे, बल्कि गुलबहार का मुरक्कब बनाया जाता था। नहीं, मैं बहारे गुल हूँ। ये ईरानी नाम है और इसका मतलब है गुलाब के फल पे आई बहार। पता है मेरा ये नाम क्यों है? क्यों? मेरी आनम का नाम आय गुल था, यानी चांद का फूल। मेरी नानी का नाम गुंचे गुल था और बहन का नाम आयशे गुल है, यानी हमेशा जिंदा रहने वाला गुलाब। और इसने बहुत समझदारी से किसी रटे रटाए सबक की तरह अपने नाम की वजह तस्मिया बयान की, जो शायद मखस हम आवाज़ करने के लिए रखा गया था। बहुत दिलचस्प। तुर्की के सारे फूल तो आपके ख़ानदान में हैं। तुम्हारे बाबा का नाम क्या था? होगा शायद गोभी का फूल। वो ज़रा सा मुस्कुराहट दबा कर बोला तो बहारे की आंखें हैरत से वाह हुई। फिर देखते ही देखते इनमें शरारत की चमक उभरी और वो मुस्कुराई। नहीं, इनका नाम गुफरान था। बहारे गुल इसी पल इसकी बहन किचन से बाहर निकली। जल्दी से नाखून काट लो, लंबे नाखून बिल्लियों के अच्छे नहीं लगते हैं, लड़कियों के नहीं। फिर इस पर निगाह पड़ी तो संजीदा से मरहबा कहकर आगे निकल गई। बहारे गुल ने अफसोस से अपनी बहन को जाते हुए देखा, फिर इसकी तरफ चेहरा करके बहुत राजदारी से बताया, बुरा मत मानना, मेरी बहन आधी पागल है। और शायद बहुत अरसे बाद वो बहुत ज़ोर से हंसा था। इसी दिन इसकी इस छोटी सी शरारती और ज़हीन सी लड़की से एक वाबस्तगी से पैदा हो गई। वो इसकी हर बात पे नहीं हंसता, ना ही बहुत ज़्यादा बेतकल्लफ होता था, मगर इस बच्ची को तो जैसे वो पसंद आ गया था। वो स्टडी में बैठा काम कर रहा होता तो वो दबे पाँव आकर इसके पास बैठ जाएगी। सुबह वो होटल जाने के लिए तैयार हो रहा हो तो वो कभी इसके जूते पॉलिश कर ला देगी तो कभी गिलास साफ़ करके। बाद में इसे मालूम हुआ कि वो काम आयशे करती थी या मुलाजमा, मगर मजाल है जो बहारे गुल ने कभी किसी और को क्रेडिट लेने दिया हो। वह अपनी बहन से बहुत मुख्तलिफ, ज़रा बागी तबीयत की मालिक थी। आयशे ऐसी नहीं थी। वो कम बोलने वाली, धीमी और संजीदा मिजाज की, एक फ़ैसले पर रहने वाली लड़की थी। इन दोनों की बातचीत डाइनिंग टेबल पे ही हो पाती या यूं ही गुजरते हुए, मगर वह शुरू से ही इसकी तरफ से लाशौरी तार पर फ़िक्रमंद रहने लगा था। वो इसे वाक़या तैयब हबीब का सौतेला भाई समझती थी, मगर जो भी था वो इस घर की मालकन बन गई थी। ये सफ़ेद महल आने ने आयशे के नाम कर दिया था और इसने कोई इतराज़ नहीं किया था। वो कानूनी तौर पर आने और तैयब हबीब की असल वारिस थी। और अगर कभी वो होटल के मालिक में मामलात में दखल देने लगे तो वो क्या करेगा? 20 साल की लड़की से इसे ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, मगर इसका मानना था कि इंसान का कुछ पता नहीं होता और लोगों पे एतबार तो वो वैसे भी नहीं करता था। फिर कुछ अरसा गुजरा तो आयशे के कानों में भी लोगों की बातें पड़ने लगी। आने तो इबादत में मशगूल रहने वाली एक बहुत ही गैर सोशल खातून थी। इनकी तरफ से इनको फ़िक्र नहीं थी, मगर जब आयशे उलझी रहने लगी और एक दिन सुबह इसने जहान को कहा कि शाम में वो इससे बात करना चाहती है तो वो अच्छा कहकर बाहर निकल गया, मगर अंदर से वो ज़रा परेशान हो गया था। ताश के पत्तों का घर बिखरने के लिए आने वाला झोंका अमूमन वहाँ से आता है जहाँ से कभी उम्मीद नहीं की जा सकती। अब इसे इस लड़की को अच्छे से संभालना था ताकि वो इसके लिए कोई मसला न पैदा करे।
इंसानों को काबू इनकी कमज़ोरियों से किया जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके मामले में दखल ना दे तो आपको नामहसूस तरीके से इस शख्स को इसके अपने मामलात में उलझाना मसरूफ़ करना पड़ता है। आयशा की कमज़ोरी इसका दीन था। वो बहुत मजहबी किस्म की मुसलमान थी। इसे याद था कि एक रोज़ वो सोती रह गई और इसकी फजर छूट गई तो पिछले बगीचे में बैठकर कितना रोई थी। इस शाम जब वो इससे बात करने आई तो वह स्टडी में कुरान खोले बैठा था। कुरान पढ़ने का जो वक्त इससे जेल में मिला था फिर दोबारा कभी नहीं मिल सका था। अब बस कभी कभी वो कुरान पढ़ पाता था। अब भी आयशा आई तो जहान ने इसकी सुनने से पहले अपनी कहनी शुरू कर दी। वो जानता था कि आयशा के नज़दीक स्काफ लेना ज़िंदगी और मौत का मसला था और बहार गुल इस चीज़ से सख्त बेजार थी। इसने सूरत अहज़ाब खोली और इससे पूछने लगा, क्या वो जानती है सूरत अहज़ाब में आयत हजाब क्यों उतरी है? और ये भी एक पहेली है। वैसे तो सूरत नूर में भी आयत खमार है, मगर असल आयत हजाब सूरह अहज़ाब में है। क्या वो ये पहेली हल कर सकती है? ये बात बहुत पहले इसने किसी स्कॉलर से सुनी थी, अलबत्ता इसने स्कॉलर का पूरा लेक्चर नहीं सुना था, इसलिए वो खुद नहीं जानता था कि इन दोनों चीज़ों में क्या तशबीह है। मगर आयशा अपना मसला भूलकर इसी बात में अटक गई। इसके बाद जहान ने इसे अपने खिलाफ फैली खबरों को दुश्मनों की फैलाई हुई अफवाह समझकर नज़रअंदाज करने पर बहुत अच्छे से कायल कर लिया। आयशा जब इसके पास से उठकर गई तो इसका जहन शकूक व शहबाज से खाली था और वह सिर्फ सूरत अल-अहज़ाब की पहेली के बारे में सोच रही थी। फिर वह रोज़ पिछले बगीचे में कुरान और एक कापी लेकर बैठ जाती और कलम से इस कापी पर खुदा जाने क्या क्या लिखती रहती। एक दिन आखिर इसने जहान को वह पहेली भी अपने तौर पर हल करके बता दी। अब वह इसे दोबारा कैसे मसरूफ़ करे। खैर इसने हल निकाल लिया। उस्मान शबीर की बीवी हलीमा जदेसी के बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी। इसने आयशा को वहाँ भेज दिया और वो तो जैसे अपने से लोग ढूंढ रही थी। रोज़ सुबह इधर जाने लगी। बहारे ने अलबत्ता जाने से इनकार कर दिया था। आयशा को मसरूफ़ करने के लिए इसने ये भी चाहा कि वो कॉलेज में दाखिला ले ले, मगर गांव छोड़ने की वजह से इन दोनों का तलीमी साल ज़ाया हो गया था। वो दोनों मिसर थे कि अगले साल दाखिला लेंगी। फिर एक रोज़ इसने बहारे के पास चाइनीज़ पज़ल बॉक्स देखा तो बहारे ने इसे बताया कि यह फ़न आयशा को किसी चीनी बूढ़े ने सिखाया था। यह बात बहुत हौसला अफजा थी। इसने आयशा को समझाया कि इसे बॉक्सेस दोबारा से बनाकर बेचने चाहिए। इस मकसद के लिए काफ़ी वक्तों से इसने आयशा के लिए बाबो कदक जंगलों में लकड़ी काटने का परमट बनवा दिया था। आखिर वह दोनों लड़कियां अपने अपने कामों में इतनी मसरूफ़ हो गई थी कि इनके पास अब्दुर्रहमान पाशा के मामलात में मुदाखलत का वक्त नहीं रहा था। आयशा तो जैसे अब इस पर शक नहीं कर सकती थी। जो शख्स कुरान को इतनी गहराई से पढ़ता हो वह भला बुरा आदमी कैसे हो सकता था। चंद रोज़ मजीद आगे सर के हर काम निपटाते हुए इनके लाशौर में दिनों की गिनती जारी थी। 5 फरवरी यानी इसकी बीवी के आने में कितने दिन थे? 8-9। फिर इसे यह एहसास होने लगा कि वह इसके बारे में फिक्रमंद भी रहने लगा है। हाँ ठीक है, इतना ख्याल तो इसे इस्तांबुल में अपनी सगी माँ का भी नहीं था कि वो इसके मतलब बाखबर रहा करता हो और बार बार इनके बारे में करता रहता था। अब इसकी बीवी का भी हक था कि वो इसका ख्याल रखे। पाकिस्तान में एक तरह से वो फारिग था, वहाँ हर वक्त गिरफ्तारी का खदशा नहीं होता था, लेकिन इस्तांबुल में वो अपनी बीवी की हर मूव पर नज़र नहीं रख सकता था, मगर रखना ज़रूरी चाहता था। कोई ऐसा आदमी जो काबिल इतबार हो, जो इसकी निगरानी कर सके। हाशम अल एहसान का नाम सबसे पहले इसके जहन में आया था। हाशम इससे पहले भी इसके कई ऐसे काम कर चुका था। जहान ने फ़ौरन इससे रब्ता करना चाहा तो इसकी बीवी ने बताया कि वह दुबई गया हुआ है। हाशम छोटे छोटे जराइम में मुलव्वस रहने और इस्तांबुल में जेल रिकॉर्ड रखने के बायस यहाँ कोई ढंग की नौकरी नहीं कर सकता था। पता नहीं दुबई में इसका कौन सा बेटा था, मगर वह इधर चला गया था। अलबत्ता वहाँ भी इसकी कोई ख़ास कमाई नहीं हो रही थी। शायद इसका बच्चा बीमार था और इसको काफ़ी रकम की ज़रूरत थी। जहान ने इसे बुलाया, मगर हशान ने अबू ज़ैबी से इसे फ़्लाइट पर आने का कहा। ये वही फ़्लाइट जो हया और इसकी दोस्त को लेनी थी। वो चाहता था कि हाशम एयरपोर्ट पर इसे सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता पहुंचा सके। ये इसके लिए था ताकि हया इन सफ़ेद फूलों को भेजने वाले को ना भूले, मगर ये ना हो सका। हाशम ने वापस आकर इसे बताया कि जब वो फ़ोन पर बात कर रहा था तो वह लड़की इसके पास कार्ड डालने का तरीका पूछने आई थी। ऐसे में वही इनको चंद मिनट बाद फूल लाकर दे, ये ठीक नहीं था। हाशम की बात सुनकर जहान एक गहरी सांस लेकर